Good morning, my dear students of class 12th. Welcome back to our revision classes again. I hope you all have completed the homework that was assigned to you during the vacation period and you are regularly studying and working hard for your upcoming board examinations. So, till now, we have completed the revision of chapter issue of debentures. From today onwards, we are going to continue our revision and start a very important chapter, that is redemption of debentures. In short, the weightage of this chapter will be of 4 marks in your board examination. So let's start the revision of this chapter. Yes. As you all know that redemption of debenture means repayment of the amount of debenture to the debenture holders. जो हमने debentures issue करके पैसा रेस किया था, फाइनेंस रेस किया था, अब टाइम आ गया है कि हमने उस पैसे को जो है पेमेंट जो है पे बैक कर देना है. ठीक है, इसके अलग अलग सोर्सेज होंगे. हम कैपिटल से कर पाएंगे, प्रॉफिट से कर पाएंगे एंड आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट्स बोथ. ओके, तो जब हमने कैपिटल से करना है तो दैट मीन्स हमें कुछ भी डीआरआर क्रिएट करने की नीड नहीं है. बट अगर हमने प्रॉफिट्स में से करना है दैट मीन्स हमें जो है उसका नॉमिनल वैल्यू का 100% जो है अपना डीआरआर में डालना पड़ेगा. राइट. देन इसके बाद हमारे पास आता है कौन कौन से मेथड्स हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करने के. दैट इज़ लमसम पेमेंट मेथड, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, बाय परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट एंड बाय कन्वर्जन इनटू द शेयर्स ऑन न्यू डिबेंचर्स. So these two methods are completely excluded from the syllabus, and the second method, which is the redemption by draw of lots method. Of this method, only theoretical question could be asked. No numerical question will be asked from this method. That means you have to only solve the numerical portion till question number 10, not other than not you don't have to solve the other questions apart from that. Got it? So first of all we need to learn कि DRR बनाने की एंड DRI बनाने की क्या रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, जो हमारा DRR क्रिएट होगा, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जब भी रिडम्पशन होगी, ठीक है, उससे पहले जो 31 मार्च होगा तब हमारा DRR बनेगा, और उससे पहले 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल के बीच में हमारा DRI बनेगा. लेट्स सपोज अगर हमारी जो रिडम्पशन होनी है 1 अक्टूबर 2022 में होनी है. ठीक है, ध्यान से सुनना ये बात. 1 अक्टूबर 2022 में हमारी रिडम्पशन होनी है, तो उससे पहले का जो 31 मार्च होगा ना, दैट इज़ 31 मार्च ऑफ 2022, तब हम अपना क्रिएट करेंगे DRR, दैट इज़ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. और उससे पहले 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आप कोई भी डेट जो चूज़ कर सकते हो. यूजुअली बच्चे 1 अप्रैल या 30 अप्रैल चूज़ करते हैं. कोई भी ये 2 डेट्स को आप चूज़ करके आप अपना DRI क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, गॉट इट. अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होगी DRR बनाने की एंड DRI बनाने की. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू मेक नोट्स ऑफ दिस. ठीक है, सो दैट कि क्वेश्चन में जब कंपनी का नाम डाला जाए आपको देखते पता चल जाए कि हमें इस कंपनी का DRI क्रिएट करना है एंड इस कंपनी का हमें DRR क्रिएट करना है. सो लेट्स टेक अ क्विक रिविजन ऑफ दिस. ठीक है, कोई भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी जो RBI जो उसको रेगुलेट करेगा, कोई DRR नहीं बनेगा. बैंकिंग कंपनीज के लिए देयर विल बी नो DRR. कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी DRR क्रिएट नहीं होगा. लिस्टेड कंपनीज के लिए कोई भी DRR नहीं क्रिएट होगा. अनलिस्टेड कंपनीज के लिए भी नहीं होगा. ओनली लिसन दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज other unlisted companies that are other than non-banking financial corporations and housing financial corporations. वो unlisted companies जो कि ना ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है ना ही हाउसिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, ये वाली कंपनीज जो हैं वो DRR क्रिएट करेंगी एंड दैट वुड बी 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स. गॉट इट. यही इसको क्रक्स दिया हुआ है कि इन ब्रीफ only unlisted company that are other than non-banking financial corporations or housing financial corporations are requested to transfer the amount to DRR and amount shall be at least 10% of the outstanding debentures. Clear? Then इसके बाद हमारे पास आता है DRI, that is debenture redemption investment. ठीक है, ये हमने कितनी क्रिएट करनी है, ये हमारी क्रिएट होती है यूजुअली 15% ऑफ द फेस वैल्यू. ठीक है, तो ये कौन क्रिएट करेगा, ये भी नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है.
ये 4 कंपनीज हैं हमारे पास। सबसे पहले लिस्टेड में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। लिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का डीआरआर क्रिएट नहीं होगा, बट डीआरआई क्रिएट होगा। लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, अगेन डीआरआई क्रिएट होगा। और भी कोई लिस्टेड कंपनीज हैं उनका डीआरआई क्रिएट होगा, बट लिस्टेड कंपनीज का कभी भी डीआरआर क्रिएट नहीं होता, ठीक है। और जो हमारी अनलिस्टेड कंपनीज हैं अदर देन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिनका डीआरआर क्रिएट हो रहा था, उनका डीआरआई भी क्रिएट होगा, ठीक है। ये था ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। जिसमें हमें ज़्यादातर दिक्कत आती है वो यही है, हमें कंपनीज पता नहीं चलती कि किस कंपनी का डीआरआर क्रिएट होगा और किसका डीआरआई क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये मैं आप सभी को कहूँगी कि काइंडली आप इसके नोट्स बना लें प्रॉपर, ठीक है, सो दैट कि एग्ज़ाम से पहले आप जब रिवीजन करें तो आपके पास हो ये मटेरियल पूरा कि कौन सी कंपनीज का डीआरआर एंड डीआरआई बनेगा। बिकॉज इन योर बुक दैट इज़ डीके गोयल, उसमें ऐसे प्रॉपर नोट्स नहीं बने हुए, ठीक है। तो आप ये प्लीज़ इसके नोट्स आप लोग बना लीजिए। हाँ जी, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। हाँ जी, सबसे पहले हम एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में 2025 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज शाइला लिमिटेड एंड अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग आ गया, दैट मीन्स इसका डीआरआर भी क्रिएट होगा एंड डीआरआई भी क्रिएट होगा। आगे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। हैड 30,000 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ड्यू फॉर रिडम्पशन एट पार ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है। दैट मीन्स 31 मार्च 2024 को जो है रिडम्पशन होगा। तो अब जो डीआरआर है वो 31 मार्च से पहले वाला जो 31 मार्च है तब क्रिएट होगा। तो वो 31 मार्च 2024 से जो पहले वाला डीआरआर है वो कब आएगा? 31 मार्च 2023। गॉट इट। और उससे पहले वाला 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल में हमारा डीआरआई क्रिएट होगा। तो वो भी हमारा बनेगा 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, दैट इज 31 मार्च 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल 2023। ऑन दिस डेट द कंपनी हैड द रिक्वायर्ड अमाउंट इन इट्स डीआरआर, ठीक है। डीआरआर में ऑलरेडी उन्होंने अमाउंट डाली हुई है, हमें डीआरआर की एंट्री पास करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन्वेस्टमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ मेड ऑन 1 अप्रैल 2023, अर्निंग इंटरेस्ट एट द रेट 5% per annum was realized at 97% on the date of redemption and debentures were redeemed on the due date. Tax at the rate 10% on the interest was deducted at the source of investment. You are required to prepare the following for the 2023 एंड 2024 डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है और इंटरेस्ट ऑन रिडम्पशन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमें बनाना है, ठीक है। मतलब हमारा मेन सोल्यूशन ये है, ठीक है। बट हम इस सोल्यूशन पे कैसे पहुंचेंगे? अपने वर्किंग नोट्स के साथ। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी, तभी हम लेजर पोस्टिंग कर पाएंगे। और मैंने जो एनालिसिस किया है पिछले क्वेश्चन पेपर्स का, उससे मैं यही आपको कह सकती हूँ कि लेजर अकाउंट्स पे बहुत ज़्यादा इम्फेसिस देने की ज़रूरत है। बिकॉज इन एवरी क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज यू हैव टू पास, बट वो सोल्यूशन में लेजर अकाउंट्स मांगते हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लेजर पोस्टिंग जो है वो आती होनी चाहिए, ठीक है। चलो हम अब जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। रिडम्पशन होगी हमारी 31 मार्च 2024 को, तो हमने पहले अपना डीआरआई क्रिएट कर लिया 1 अप्रैल 2023 को। तो डीआरआई हमारा जो है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज़ हमारा 30 लाख का 15% हमने बनाया, वो हमारा 4,50,000 बन गया, ठीक है। जब रिडम्पशन की डेट आई 31 मार्च 2024, जब हमने रिडम्पशन करनी थी, तो क्या हुआ, हमने अपना डीआरआई सोल्ड आउट करना होता है, हमने सोल्ड आउट किया, बट उन्होंने कहा वो 97% पे रियलाइज़ हुआ। दैट मीन्स उसकी वैल्यू 100% की थी, 3% का लॉस हो गया। तो वही हमने जो लॉस होता है वो हम पीएनएल के डेबिट साइड में शो करते हैं, इसलिए हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया 13,500 से। डीआरआई हमने सोल्ड आउट कर दिया। अब जो हमने डीआरआई किया था उसके ऊपर हमें मिला इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब हमें इंटरेस्ट मिला उसके ऊपर हमें टीडीएस जो था हमने दिया, टीडीएस हमने दे दिया हुआ है, ठीक है। तो वो टीडीएस हमें रिसीव भी होगा गवर्नमेंट से, जो हमने टैक्स पे कर दिया हुआ है। जब हम टैक्स
हमें देना पड़ता था गवर्नमेंट को, तो वो टीडीएस पेबल होता था, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती थी, उसको हम क्रेडिट करते थे। बट ये टीडीएस रिसीवेबल हमारा जो है वो एसेट है, हमें सरकार से पैसा मिल जाएगा इसी टैक्स का, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। तो वही हमने दिखाया कि हमें जो टोटल इंटरेस्ट था वो हमें इस अमाउंट पे डलना था। 4 लाख हमें 4,36,500 के ऊपर जो है हमें हमारा इंटरेस्ट पड़ना था। हमें जो पैसा रिसीव हुआ उसके ऊपर 10% टीडीएस कट गया, वो डेबिट करके हमने जो है इंटरेस्ट की अमाउंट क्रेडिट कर दी। और जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट है ये हमारी इनकम है, तो हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ट्रांसफ़र कर दी। अब हम लेजर पोस्टिंग देखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट की। ठीक है, सबसे पहले देखो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है ना, किसके साथ, बैंक के साथ, तो हम डेबिट करेंगे टू बैंक। उसके बाद हमारा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये रहा, क्रेडिट हुआ है, हम इसको क्रेडिट कर देंगे बाय बैंक एंड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बाय बैंक एंड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये हमारा जो है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन गया। दैट मीन्स 1.5 मार्क्स आपके पक्के हो गए इसमें। ठीक है, देन हमारे पास आ गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप इसमें देखिए, हमें जब इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इसमें इंटरेस्ट क्रेडिट है, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया बाय बैंक से एंड बाय टीडीएस डिपॉजिटेड से। ठीक है, और यही हमारा इंटरेस्ट जो है वो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इसको मतलब क्लोज कर दिया इसके बैलेंस को, तो वही हमने शो कर दिया टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पेपर 2025 का। अब हम देखते हैं एग्जामिनेशन पेपर 2024। 1 अप्रैल 2022 में बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अल्फा प्राइवेट लिमिटेड। नॉर्मल कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि वो हमारी कोई अलग कंपनी है, दैट मीन्स कोई हमारी लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो उन्होंने कहा प्राइवेट लिमिटेड है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे दैट इट इज़ आर अनलिस्टेड कंपनी। तो 9% डिबेंचर्स है, रिडीमेबल होंगे 31 मार्च 2023 को। प्रीमियम 2%। आपको पता है जब भी डिबेंचर्स रिडीम होते हैं प्रीमियम पे, तो वो हमारा लॉस होता है, हम उसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है उसको डेबिट कर देते हैं। और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ऑलरेडी बैलेंस है हमारा 5 लाख का, हमें रिजर्व बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट विच वॉज परचेज बाय द कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2022 वॉज रियलाइज एट 101% ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन। उसमें जो हमारा डीआरआई रियलाइज़ हुआ था वो 97% पे हुआ था, तो मतलब हमें 3% का लॉस हुआ था, और वो लॉस हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया। बट इन दिस केस अब ये 101% पे जो है हमें रियलाइज़ हो रही है इसकी वैल्यू, दैट मीन्स हमें 1% ज़्यादा प्रॉफिट पे हो रही है, तो ये प्रॉफिट हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अभी and debentures were redeemed on a due date, you are required to prepare the following accounts for the year 2022-2023, that is debenture holder account and debenture redemption investment account. Again 2024 में भी लेजर अकाउंट्स ही पूछे गए इसी चैप्टर में से। ठीक है, बट वही कि लेजर अकाउंट्स तभी प्रिपेयर होंगे जब हमें जर्नल एंट्री आती होगी। तो अभी हम पहले जर्नल एंट्रीज वर्किंग नोट्स में हम बनाएंगे, देन उसके बाद जो है हम इनकी पोस्टिंग कर देंगे इनके स्पेसिफिक रेलेवेंट अकाउंट्स में। ठीक है, और अगर किसी को फिर भी नहीं समझ लगती लेजर पोस्टिंग तो मुझे आप काइंडली बता दें, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के लेजर पोस्टिंग की आपको मैं वो समझा दूंगी। ठीक है, ओके। तो 1 अप्रैल 2022 को डीआरआई जो है क्रिएट होगा, बिकॉज रिडम्पशन कब होनी है हमारी 31 मार्च 2023। तो इस 31 मार्च 2023 से पहले जो अप्रैल 1 या 30 अप्रैल के बीच की डेट्स होगी उसमें हम डीआरआई क्रिएट करेंगे। तो वो कब बनती है हमारी 2022 में। तो हमने डीआरआई क्रिएट किया अपना। ठीक है, फिर जब रिडम्पशन की डेट आई तो हमने इस डीआरआई को जो है सोल्ड कर दिया, सोल्ड किया तो पैसा आया। ठीक है, अब डीआरआई 7.5 लाख का था, उसके ऊपर हमें प्रॉफिट आया, तो वो प्रॉफिट हमारा बैंक अकाउंट में उतने अमाउंट से हमने उसको डेबिट कर दिया, और जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको हमने इधर शो कर दिया। ठीक है, अब रिडम्पशन की एंट्रीज कैसे होंगी, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब डिबेंचर हमारे ख़त्म हो रहे हैं तो उनको हम डेबिट करेंगे, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, हमने प्रीमियम भी देना है। ठीक है,
पहले ये भी हमारा जो है डेबिट हो जाएगा, और डिबेंचर होल्डर को हमने टोटल अमाउंट कितनी देनी है, 51 लाख, और ये अमाउंट जो है हमारी ड्यू हो गई। ठीक है, हाँ जी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, वही हमने लेजर पोस्टिंग की। यहाँ पे डिबेंचर होल्डर क्रेडिट हो रहा है, तो हमने क्रेडिट किया बाय 9% डिबेंचर से एंड बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन से। और ये कुछ नहीं है, हमने पेमेंट भी तो करनी है। अब डिबेंचर होल्डर को ड्यू किया है तो उनको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो वो क्रेडिट को अब हमने डिबेंचर होल्डर्स को डेबिट कर दिया, और पैसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन से निकल गया, कंपनी से पैसा हमारा निकल गया, तो टू बैंक अकाउंट। गॉट इट? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो डिबेंचर होल्डर डेबिट हुआ है किसके साथ, टू बैंक अकाउंट के साथ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट एंट्री हमारी ये है, डीआरआई डेबिट होगा टू बैंक के साथ, डीआरआई को डेबिट कर दिया टू बैंक के साथ। ठीक है, इसके बाद डीआरआई इज बीइंग क्रेडिटेड, गॉट इट, तो DRI इज बीइंग क्रेडिटेड बाय बैंक, दैट इज अमाउंट 7,57,500, और ये जो हमारा प्रॉफिट है वो 7,500 का, यहाँ पे ये 7,500, एंड बैलेंस करके हमने टोटल कर दिया। तो ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट, 2 लेजर अकाउंट्स। ठीक है, अभी हम बुक के 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है आपका क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पेज नंबर 8.38। On 1st April 2012, Neptune Finance Company, a listed non-banking financial corporation, issued 4,009% debenture of 100 each to be redeemed at a premium of 5% on 31st March 2021. You are required to pass necessary journal entries for issue and redemption of the debentures. तो नेपच्यून फाइनेंस कंपनी है एक लिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो लिस्टेड है, ठीक है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी है। दैट मीन्स डीआरआर जो है हमारा वो क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि डीआरआर सिर्फ किसका क्रिएट होता है, अनलिस्टेड कंपनीज दैट आर अदर देन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास लिस्टेड फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, इसका डीआरआई क्रिएट होगा। हमने पढ़ा है डीआरआई किस किस का क्रिएट होता है, हमारा लिस्टेड फाइनेंस कंपनीज एंड प्लस अनलिस्टेड कंपनीज। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, इशू की एंट्रीज पास करनी है एंड रिडम्पशन की एंट्रीज पास करनी है, और रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, दैट मीन्स ये हमारा लॉस है। तो हम अभी इसकी एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले इशू की एंट्री डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4 लाख से। देन इसके बाद इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में, और जो प्रीमियम की अमाउंट थी 20,000 वो हमारा लॉस है, तो वो भी हमने इधर शो कर दिया। 1 अप्रैल को 2022 को हमने क्या की 2020 को हमने डीआरआई क्रिएट करना है, क्योंकि जो रिडम्पशन होनी है वो 31 मार्च को होनी है, तो उससे पहले का अप्रैल देखना है। तो वो तो 2020 में ही बनेगा ना, क्योंकि जो 2021 का अप्रैल है वो तो 31 मार्च के बाद आएगा। तो हमने जब रिडम्पशन होनी है उससे पहले का 31 मार्च देखना है डीआरआर के लिए, और जो डीआरआई के लिए हमने देखना है 1 अप्रैल और 30 अप्रैल के बीच वाली डेट्स, उससे पहले हमने डीआरआई जो है अपना क्रिएट किया, डीआरआई टू बैंक अकाउंट करके। देन इसके बाद आ गई रिडम्पशन की डेट। ठीक है, तो हमने रिडीम किया 9% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट एंड देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। और जो प्रीमियम हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे क्रिएट हुआ उसकी वर्किंग अपने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन शो करनी है, एंड ऑल्सो आपने अमाउंट इन्वेस्टेड इन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, इसकी भी आपने जो है कैलकुलेशंस वर्किंग नोट्स में शो करनी। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ पेज नंबर 8.39। Kuber Limited, an unlisted company, on 1st April 2018 acquired assets of the value 7 lakh and liabilities worth 80,000 from Varun Limited at an agreed value of 6,30,000। ठीक है, मतलब हमें परचेज कंसिडरेशन गिवन है,
एसेट्स परचेज किए 7 लाख के, लाइबिलिटीज़ परचेज की 80,000 की, और परचेज कंसिडरेशन हमारी बन गई 6,30,000 की। कुबेर लिमिटेड ने इशू किए 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, और डिबेंचर रिडीमेबल है 31 अक्टूबर 2023 एट अ प्रीमियम ऑफ 4%। तो ये प्रीमियम हमारा लॉस है, और ये 31 अक्टूबर 2023 को जो है वो रिडीम हो रहे हैं। तो हम एंट्रीज जो हैं देखते हैं, और इसमें देखो रिडम्पशन में ही आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। एसेट्स की वैल्यू लिखी, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू लिखी, एंड वरुण लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन लिखा 6,30,000। मैंने आपको पहले भी बताया था इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी अगर बैलेंस डेबिट में बचता है दैट मीन्स गुडविल, और अगर बैलेंस क्रेडिट में बचता है दैट मीन्स कैपिटल रिजर्व। इन दिस क्वेश्चन द बैलेंस इज बीइंग लेफ्ट आउट इन द डेबिट साइड, सो गुडविल को हमने डेबिट कर दिया। अब वरुण लिमिटेड को हमने जो है डिबेंचर्स इशू करने हैं, तो हम पहले डिबेंचर्स निकाल लेंगे, ठीक है। डिबेंचर्स कैसे हम निकालते हैं, अमाउंट पेबल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगेन, अमाउंट पेबल divided by number of amount payable divided by issue price of the debentures। तो amount payable है 6,30,000 और issue price है 105, क्योंकि 100 रुपया उसकी फेस वैल्यू है और उसके ऊपर 5% प्रीमियम लग गया, तो दैट मीन्स 105 का आपका हो गया इशू प्राइस। तो वो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल के आए 6,000। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मल्टीपल्स ऑफ टाइम इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है। तो ये आपको कंसिडर करना ही करना है। हाँ जी, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ लग गई कि, और आपको पता है परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू ही हमारी जाती है, कोई भी अगर डिस्काउंट हो तो वो ऊपर जाता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में, और अगर प्रीमियम हो तो वो क्रेडिट हो जाता है। देन हमारा जो रिडम्पशन होना है वो 31 अक्टूबर को होगा, ठीक है। हमारा जो है रिडम्पशन होगा 31 अक्टूबर को, तो सॉरी ये आपका आएगा 31 मार्च, 31 अक्टूबर 2023 को, मार्च 2023 को हम अपना DRR क्रिएट करेंगे। वो हमने 10% करना है इशू प्राइस का, ठीक है। दैट इज़ 6 लाख का हमने 10% कर दिया 60,000। सिमिलरली हम DRI भी क्रिएट करेंगे, वो हमने अप्रैल 30 को कर दिया क्रिएट, 6 लाख का 15% 90,000। अब हमारी डेट आ गई रिडम्पशन की, तो हमने 10% डिबेंचर अकाउंट को डेबिट किया, प्रीमियम जो हमने देना है उसको डेबिट किया, और डिबेंचर होल्डर को हमने ड्यू कर दिया। एट द लास्ट हमने पेमेंट कर दी डिबेंचर होल्डर को, और जो हमने DRR क्रिएट किया था, प्लीज़ ये फॉरगेट ना करना अपना, आपने इसको जनरल रिजर्व में जो है ट्रांसफ़र करना ही करना है। बाकी ये मैंने वर्किंग नोट्स शो किए हुए हैं, जो आपने एग्ज़ाम में जब आपने सॉल्यूशन लिखना है उसके नीचे आपको वर्किंग नोट्स दिखाने पड़ेंगे कि कैसे आपकी सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो आई हैं। गॉट इट। और अगेन मैं आपको दोबारा से ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, companies required to create DRR that are unlisted companies which are other than non-banking financial corporations and housing financial corporations, and companies that are required to create DRI are listed companies, non-banking financial corporation हो चाहे वो housing financial corporation हो या फिर कोई और other listed companies हो, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करने हैं, बिकॉज ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं ये आपके लॉट्स ऑफ मेथड ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा थियोरेटिकल 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, बट नो न्यूमेरिकल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। अभी आपका होमवर्क जो है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 and 8 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, और आपको एक्नॉलेज करने हैं ISC एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पेज नंबर 8.44 टिल 8.46। देयर विल बी 6 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको ये एक्नॉलेज करने हैं और ये 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद जो है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर कंप्लीट हो गया रिवीजन वाइज। हम इसके बाद अपना इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।